बच्चों, हम चल रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ये टॉपिक चल रहा है आपका, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था 4 नंबर के जो विद्वान हैं मिस्र बंधु तक। अब चलते हैं हम 5वां नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले इतिहास ग्रंथ लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। पर इसके पहले जो इसका नाम था वह था हिंदी शब्द सागर, और अब क्या हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे बाद में एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में। पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल। तो जो पहला है आदिकाल, उसे इन्होंने नाम दिया था वीरगाथा काल। क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। और इसकी समय सीमा रखी है 1050 से 1375 विक्रम संवत। और दूसरा था पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भक्ति काल। क्या कहा है? भक्ति काल। और इसकी समय सीमा रखी है उन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत। तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम देते हैं रीतिकाल, और इसकी समय सीमा रखी है उन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा है, और इसकी समय सीमा रखी है 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत। तो शुक्ल जी द्वारा दिया गए जो नाम था वीरगाथा काल, इस पर सबसे अधिक आपत्ति की गई है, और अन्य नामों को तो ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है। इन्होंने जो दूसरा काल है पूर्व मध्य काल, भक्ति काल जिसे कहा गया है, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। निर्गुण काव्यधारा और दूसरी सगुण काव्यधारा। निर्गुण और सगुण काव्यधारा में 2 भागों में बांटा। निर्गुण धारा को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा, या ये यूँ कह सकते हैं ज्ञान मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे उनका नाम है कबीर, यानी कबीर दास। और जो दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी काव्यधारा या प्रेम मार्गी काव्यधारा, इसके जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं वह है जायसी। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो भक्ति काल को इन्होंने कितने भागों में बांटा था? निर्गुण धारा में और सगुण धारा। निर्गुण धारा के भी 2 भाग हो गए, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। इसी प्रकार सगुण धारा को भी 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति काव्यधारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह है तुलसीदास,
दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका नाम है सूरदास। तो ये था भक्ति काल का वर्गीकरण। अब जो तीसरा आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीतिकाल कहा था। रीतिकाल को उन्होंने 3 भागों में बांटा था, रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी रीति सिद्ध काव्यधारा और तीसरी रीति मुक्त काव्यधारा। तो ये था काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जिसे 4 भागों में बांटा और इसका इस प्रकार आगे वर्गीकरण किया। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी उन्होंने सूक्ष्मता से विचार करते हुए अपने निष्कर्ष दिए। आचार्य शुक्ल नौन में शालिनी प्रतिभा के धनी थे। उनमें प्रौढ़ विवेचन शक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी, इसलिए वे एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर सके जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। शुक्ल जी के कहे गए एक वाक्य को आधार बनाकर शोध कार्य किए जा रहे हैं और इनकी प्रत्येक पंक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयास हो रहा है। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपसे पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा नाम क्या है? हिंदी शब्द सागर। ध्यान रहे। अगले जो विद्वान हैं, इतिहास ग्रंथ लेखक हैं, उनका नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी जगत में एक नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्मा जी का इतिहास लेखक का प्रमुख आधार शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ ही रहा है। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को वे चारण काल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। तो यहाँ डॉक्टर रामकुमार वर्मा उसे क्या कहते हैं? चारण काल। तथा इससे पहले के जो इतिहास के लिए, इससे पहले वो एक और जोड़ते हैं इसमें, जिसका वो नाम देते हैं संधि काल। वस्तुतः उन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लिया, इसलिए वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर गए। वर्मा जी कवि हृदय थे, अतः कवियों के मूल्यांकन में उन्होंने अधिक सहृदयता का परिचय दिया है और अपनी सुबोधता, सरलता एवं शैली की कलात्मकता के कारण उनका यह ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ। तो ये थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगले जो इतिहास ग्रंथ लेखक हैं उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पे। आचार्य शुक्ल के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब तक साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका। पहली कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका। और दूसरी है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। साहित्य से संबंधित उनकी 3 बुकें हैं, 3 किताबें हैं। वे आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत हैं तथा शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे वे आदिकाल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो वीरगाथा काल का नामांकन शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया है, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यानी कि जो आदिकाल नाम है वो किसने दिया? फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
पहले कालखंड को आदिकाल था, हजारे प्रसाद देवी थी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे कहते हैं वीरगाथा काल। ये ध्यान रहे आपको। तो अगले इतिहासकार हैं जिनका नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इसमें नाम नहीं दिया है, केवल एक बिंदु दिया है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किसी एक विद्वान ने नहीं लिखकर अनेक विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास हम पढ़ेंगे। नागरी प्रचारणीय सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। यह एक विशाल ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है, अतः शैली की एक रूपता इसमें नहीं रह पाई है। यद्यपि इस ग्रंथ के लेखन हेतु कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। तो ये था हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। अगले जो विद्वान हैं आपके, उनका नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। चलते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 में लिखकर एक अभाव की पूर्ति की है। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का निर्भीकता से खंडन करते हुए अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में इनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुआ है। तो ये था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। कल मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगा, इससे आप अपने एक रजिस्टर में उतार लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।